जय हिंद. Welcome to the YouTube channel Mahato sir. I am Mayur sir and today we are going to discuss the topic respiration. क्या होता है respiration? ये हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं. वैसे तो हमने पहले भी इन द चैप्टर न्यूट्रिशन हम लोगों ने डिस्कस किया ही था, बट टुडे हम लोग इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ही डिस्कस करें. ठीक है, तो क्या होता है रेस्पिरेशन, कैसे चलता है रेस्पिरेशन, क्या क्या प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन में, कितने उसके टाइप्स है, क्या फायदे हैं उसके, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है, ये सारे डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से करने वाले हैं. तो चले रेस्पिरेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं. क्या होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब क्या, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर के माध्यम से आज हम लोग देख लेंगे कि रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल क्लियर इन दिस चैप्टर. क्या होता है, सबसे पहले हमें सवाल यही आता है कि सर क्या होता है रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, है ना. मैंने जब आपको सवाल किया बच्चों रेस्पिरेशन क्या है, तो आपका जवाब क्या रहना चाहिए, कौन बताएगा. अगर है जवाब तो दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो. ठीक है, तो आप लोग बोलते हो कि सर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड. यही आपका जवाब रहता है, बट नहीं, मैं तो कहूंगा भाई नहीं, ये तो जवाब नहीं है ना. एक्चुअली क्या होता है, क्या होता है रेस्पिरेशन, आपका जवाब तो यही रहेगा ना, यस, इज इट ट्रू. अगर है सवाल, इस सवाल का जवाब तो आंसर दो, कमेंट बॉक्स में पक्का आंसर दो. तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड. यस, नो, मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, नो, ये मेरी तरफ से जवाब तो नहीं रहेगा. सी, रेस्पिरेशन आपने जो जवाब दिया वो यही था कि क्या था, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड. नहीं, ये जवाब नहीं, मैं बोलूंगा नो. क्यों, बताता हूं क्या होता है उसके बारे में. ठीक है, ये जो आपने बताया, दिस इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, मीन्स ब्रीदिंग. यस, ये रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, बट उसको बोलते हैं ब्रीदिंग. ठीक है, ब्रीदिंग मतलब क्या, हम लोग सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, दिस इज ब्रीदिंग. ठीक है, तो ब्रीदिंग, ये जो आपने बताया वो ब्रीदिंग था. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, बट अप टू द एल्वियोलाई. सांस हम लेते हैं नॉस्ट्रिल से, एल्वियोलाई तक जो सांस जाती है, हवा जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसको बोलते हैं हम ब्रीदिंग. ठीक है, तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीदिंग मतलब क्या है, ये एक पार्ट है इसका, रेस्पिरेशन का, और वो किस में इन्वॉल्व है, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए वो इन्वॉल्व होता है. ठीक है, तो आपको ये सवाल होगा देन व्हाट इज रेस्पिरेशन सर. यस, रेस्पिरेशन हम आगे देखते हैं, रेस्पिरेशन मतलब क्या. रेस्पिरेशन सेल्यूलर लेवल पे चलता है. ठीक है, रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, तो सेल के अंदर के साइड चल रहा है, जो बहुत सारी मेटाबॉलिक पाथवेज को चला रहा है, जिससे हम एनर्जी गेन कर पा रहे हैं, जिससे हम एनर्जी बना रहे हैं, दैट इज रेस्पिरेशन. ओके, तो रेस्पिरेशन का आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा. व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस एंड इट टेक्स प्लेस इनसाइड एवरी लिविंग सेल. सेल के अंदर की साइड होता है. दिस इज टिपिकली डन विथ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना एंड ऑक्सीजन को अंदर की साइड लेना, साथ ही साथ वाटर बनाता है एंड एटीपी एनर्जी के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, दिस इज रेस्पिरेशन. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट द फूड मटेरियल जो आप लोग खाते हैं, दैट वी ईट, हम लोग जो खाते हैं, फूड मटेरियल मतलब कि कोई भी गेहूं चावल, जो भी कुछ भी खाना हम लोग बना के पका के खाते हैं, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, उसमें ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज लेते हो, फ्रुक्टोज लेते हो, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, वो सारा कार्बोहाइड्रेट मटेरियल आपकी बॉडी में जा रहा है, उसका प्रोसेस किया जाता है उस न्यूट्रिशंस का, एंड उस न्यूट्रिशंस का मटेरियल का प्रोसेस करके एनर्जी बनाया जाता है, और उस एनर्जी बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन. रेस्पिरेशन प्रोसेस समझ में आया. तो विद द रेस्पिरेशन हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग एनर्जी गेन कर पाते हैं, हम लोग अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, जो हम फूड खाते हैं उससे। इसीलिए मैंने कहा था कि डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन का बहुत इंटरकनेक्शन है। डाइजेशन रेट एंड रेस्पिरेशन रेट दोनों का बहुत मिलता जुलता रेट है। समझ में आया? तो ये होता है रेस्पिरेशन के बारे में हमने जो डिस्कस किया। नाउ सी, रेस्पिरेशन दो फेजेस में डिवाइड किया गया है। एक होता है ब्रीदिंग एंड दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि सेल के अंदर की साइड चल रहा है। ये कहां पे चलेगा? ये आपका सीमित है नॉस्ट्रिल से लेके एल्वियोलाई तक, ये आपका होने वाला प्रोसीजर रहेगा। ब्रीदिंग नॉस्ट्रिल से लेके एल्वियोलाई तक। अब आगे का काम क्या है? आगे का सेल्यूलर का काम है। आरबीसी आएगी, उस O2 को उठाएगी और हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कर देगी। आरबीसी एक ऑटो रिक्शा की तरह काम करती है। आगे देखते हैं हम लोग। ब्रीदिंग में क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल, इट ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आया? एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, मींस व्हाट? यहां पे इंस्पिरेशन चल रहा है और यहां पे एक्सपिरेशन चल रहा है। इंस्पिरेशन मतलब कि इनहेलेशन, इंस्पिरेशन मतलब इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन मतलब कि एक्सहेलेशन। समझ में आया? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसीजर चलता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म में। समझ में आया? हमारे जो लंग्स होते हैं वो हवा से फुल होते हैं, फिल हो जाते हैं, और फिर वो हवा में जो मौजूद O2 है उसको लिया जाता है, बाद में वो हवा वापस निकलती है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म चलता है जिसे बोलते हैं ब्रीदिंग। हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है? यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे बहुत सारी पाथवेज जो चलती है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, है ना, क्रेब्स साइकिल जिसे हम बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, वहां पे एटीपी बनाने का काम चल रहा है। समझ में आया? और ये कहां पे चलता है? ये चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल साइटोप्लाज्म में चलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा। और ये कहां पे चलेगा? आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में चलेगा, यानी कि आपके नॉस्ट्रिल से लेके ट्रकिया देन ब्रॉन्ची नंतर ब्रोंकियोल्स देन ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई, ऐसा वो फ्लो जाएगा। समझ में आया बच्चों? रेस्पिरेशन मतलब कि डिफ्यूजन। रेस्पिरेशन में दो ही चीजें ध्यान में रखना, एक डिफ्यूजन हो रहा है एंड एक हो रहा है बल्क फ्लो, मतलब कि ब्लड बल्क में फ्लो जा रहा है सामने की तरफ जहां पे उसको जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में बहुत सारे दुख है, बहुत सारे दर्द है, मेरी जिंदगी ना ऐसे ही चल रही है, वैसे ही चल रही है। अरे भाई उसको बोलो, अरे भाई तेरी जिंदगी ना ऐसे वैसे नहीं चल रही है, तेरी जिंदगी डिफ्यूजन और बल्क फ्लो की वजह से ही चल रही है, ऐसे उसको बोलना। सी नाउ लेट अस स्टडी ब्रीदिंग। क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज मतलब क्या? तो फर्स्ट वी विल स्टडी द गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। हम लोग गैसेस एक्सचेंज एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में कैसे होता है गैसेस एक्सचेंज? सी, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन। यस, सारे ऑर्गन्स को अपने अपने तरीके से रेस्पिरेशन करने के लिए अलग अलग अपने अपने पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ऑर्गन्स मिले, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्वेटिक, पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास में गिल्स होते हैं। क्या होते हैं उनके पास में? गिल्स, जिनके द्वारा वो रेस्पिरेशन करते हैं एंड जिनके द्वारा वो अपना एनर्जी बनाएंगे इनसाइड दी बॉडी। समझ में आया? गिल्स लेते हैं जो कि ऑक्सीजन लेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, वो ऑक्सीजन लेंगे और CO2 लिबरेट करेंगे इनसाइड दी वाटर। हाँ, बट वो कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? वो लेते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, जो कि पानी के अंदर की साइड होता है। देन टेरेस्ट्रियल एनिमल की अगर बात करें तो दे रेस्पायर थ्रू लंग्स। किसके द्वारा रेस्पायर कर रहे हो? लंग्स। जैसे कि हम लोग, हमारे पास में अपने लंग्स है, डियर के पास में उसके लंग्स हो गए, रेप्टाइल्स होते हैं उनके पास में उनके लंग्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स है, देन कुछ बर्ड्स होते हैं जिनके पास में उनके लंग्स होते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या कर रहे हैं भाई? अरे वो अपने लंग्स के द्वारा ही तो रेस्पिरेशन करते हैं।
देन एम्फीबियंस की अगर बात करें तो एम्फीबियन रेस्पायर थ्रू देयर स्किन, किसके द्वारा? अपने स्किन के द्वारा वो रेस्पायरेशन कर रहे हैं। स्किन उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन, ध्यान में रखना बच्चों, इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। अब इसके बारे में एक और फैक्ट में बताता हूं। ड्यूरिंग एस्टिवेशन, जब समर स्लीप आती है, फ्रॉग जब लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं समर में, उस टाइम पे एस्टिवेशन होता है, वो एक समर स्लीप बोला गया है, ठीक है। एक पॉज लेते हैं, एक स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। उस दौरान फ्रॉग अपने स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। जो डिजोल्व ऑक्सीजन उनके वो मड हो गया, सॉइल हो गया, उसमें जितना भी ऑक्सीजन उनको मिल रहा है, वो सारा ऑक्सीजन वो वहां से लेंगे, इनटेक करेंगे थ्रू एब्सॉर्प्शन मैकेनिज्म, थ्रू डिफ्यूजन मैकेनिज्म। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration to the lower concentration, that is diffusion na. So this is about the terrestrial animals, this is about the aquatic animal and this is about the amphibian, जो कि terrestrial भी है और जो कि aquatic भी है। समझ में आया? Now we are talking about the gases exchange in aquatic animal now. तो एक्वेटिक एनिमल में कैसे होता है? सी, यहाँ पे कुछ फिश आपको दिख रहे हैं, ये तालाब है, इस तालाब में कुछ फिश आपको दिख रहे हैं ना, ये फिश अपने गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। O2 को अंदर की साइड लेंगे एंड CO2 को पानी के अंदर डालेंगे। समझ में आया? इसमें क्या होता है? डिजोल्व ऑक्सीजन होता है बच्चों। एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन डिजोल्व लेते हैं, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है जो पानी में मौजूद है उतना ही ऑक्सीजन लेंगे। तो एक बात ध्यान में रखना, डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है बहुत लेस अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेयर में जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो पानी में कम रहेगा बिकॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर, है ना। तो वो क्या होगा? पानी में डिजोल्व तो होगा बट बहुत कम अमाउंट में डिजोल्व होगा। तो सी, एटमॉस्फेयर में कितना होगा? एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा एयर में। सबसे ज्यादा आपको कहां पे देखने को मिलेगा? एयर में देखने को मिलेगा। और लेसर आपको कहां पे देखने को मिलेगा? देन एयर इन वाटर, आपको वाटर के अंदर कम देखने को मिलेगा। ठीक है। सी, ये आपका एटमॉस्फेरिक यानी कि एयर में मिलने वाला, बाहर की जो हमारे सराउंडिंग एयर होती है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है एज कंपेयर टू एनी वाटर बॉडी। कोई भी वाटर बॉडी में अगर बाहर 100 है तो वाटर बॉडी के अंदर 30 रहेगा, 25 रहेगा, ठीक है, उससे भी कम हो सकता है। ठीक है। तो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर, यस दैट इज द रीजन। कि इसका रीजन क्या है? फिश अपने गिल्स के द्वारा बहुत फास्ट ब्रीदिंग करते हैं। फास्ट, जब हमें ऑक्सीजन कम मिलता है ना, दैट टाइम वी आर ऑल्सो इन फास्टर ब्रीदिंग। जैसे कि हम हिमालय की तरफ अगर जा रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन बहुत कम है तो हमारी सांसें ऐसे, या फिर हम सफोकेशन फील करते हैं। कभी कभी क्या होता है, रूम में सफोकेशन फील होता है, बहुत सारी भीड़ है, हम लोग एक ही जगह पे बैठे, बहुत सारी भीड़ है और रूम का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, AC बंद, सब कुछ बंद है, फैन बंद, तब क्या होगा? हमें ऑक्सीजन, हम लोगों की सांसें ऐसे फूलने लगती है, ऐसे जोर जोर से हम लोग सांसें लेने लगते हैं, फास्टर हो जाता है। ठीक है, दैट इज द रीजन। दैट रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब कि स्पीड ऑफ द ब्रीदिंग। सी, देन ये फिश देखो ब्रीथ कैसे कर रहा है ना। एटमॉस्फेयर, उसके जो एक्वेटिक एनवायरमेंट, एक्वेटिक यानी कि वाटर बॉडी में जितना भी सारा ऑक्सीजन है वो लेने की कोशिश कर रहा है। सी, नाउ इस फिश का एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि फिश कैसे अपना रेस्पायरेशन करता है। सी, फिश के पास में गिल्स होते हैं। सी, ये उसके गिल्स है, सी ये उसके गिल्स है, इनके द्वारा वो रेस्पायरेशन करता है। अब रेस्पायरेशन ये वाटर में अंदर करने वाला है, वाटर अंदर चला जाएगा माउथ के थ्रू और वाटर में मौजूद जितना ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा गिल्स के थ्रू और बाकी वो निकाल दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये था प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू डिफ्यूजन। और ये प्रोसेस किसके द्वारा हो रहा है? डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? डिफ्यूजन के द्वारा हो रहा है। मैंने पहले ही बताया है कि मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन वाटर। यस, ध्यान में रखना, कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा?
एज कंपेयर टू बॉडी ऑक्सीजन कितना है, वाटर में ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली बॉडी के अंदर ज्यादा जाएगा, और CO2 बॉडी के अंदर ज्यादा है और वाटर में कम है, तो वो बॉडी से वाटर में आएगा। समझ में आया? तो ये होता है नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या होता है, एयर में मौजूद जितना भी O2 होता है ना, एयर में मौजूद जितना भी सारा O2 मॉलिक्यूल्स होता है वो एब्सॉर्ब किया जाता है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं एयर के द्वारा। डिफरेंट एनिमल्स आर डिफरेंट डिफ्यूजन प्रोसेस, different animals are have different organs and they are different by their structure, but the process of diffusion is common। सबके पास में अलग अलग स्ट्रक्चर है, सबके पास में अलग अलग ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम है ना। लंग्स है, किसी का छोटा लंग होगा, किसी का सरफेस एरिया बड़ा है लंग का, किसी का ज्यादा है, बट कॉमन एक ही प्रोसेस चलता है, दैट इज डिफ्यूजन सबके पास में। फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन दीज ऑर्गन्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर। यस, मैंने अभी बताया स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल हमारा देखो यहाँ पे ये लंग्स बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे देखो O2 आया, O2 आया, O2 लिया लंग ने, O2 में मौजूद एल्वियोलाई थी, उसने उसको डिफ्यूज किया एंड वापस उसको CO2 को छोड़ दिया। CO2 भी था बॉडी में बाय प्रोडक्ट के तौर पे बना हुआ, उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो बट दिस स्ट्रक्चर्स आर डेलिकेट। यस, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये डेलिकेट है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। कैविटीज, बहुत सारे रिब्स वगैरह ये सारे, इसलिए उनको प्रोटेक्ट करके रखा है, प्लेस विद इन द बॉडी तो रखा गया है। नाउ सी दिस डायग्राम, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एंटर्स इन द लंग्स, ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन जैसे ही गया डिफ्यूज हो गया थ्रू द एल्वियोलाई, ब्लड वेसल्स तक पहुंचा। फ्रॉम द लंग्स ऑक्सीजन एंटर टू द ब्लड, देखो ब्लड में कैसे जा रहा है, सी दिस डायग्राम। ऑक्सीजन आया यहाँ पे, अब वो देखो बहुत सारा ऑक्सीजन बह रहा है थ्रू द आरबीसीज, फ्लो में जा रहा है। बल्क ऑफ दी, क्या देखा आपने यहाँ पे, मैंने पहले ही बताया था, है ना। सी ऑक्सीजन आया, ऐसे बहुत सारे बल्क, ऑक्सीजन के बल्क में जा रहा है। आरबीसी, एक आरबीसी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के कैरी कर सकती है, तो वो लेके गई, ठीक है। अब वही ऑक्सीजन भेज दिया जाएगा एक सेल के पास में, पर्टिकुलर टाइप की सेल रहेगी, कोई भी सेल हो सकती है, वो बॉडी के अंदर हमारे हजारों सेल्स हैं। अब वो सेल के पास में लेके गया, अब वो सेल में जिसको जरूरत है उसको दे देगा। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है, उसको दे देगा वो ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में अगर गया तो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज का, पाइरुवेट का ब्रेकडाउन करेगी। पाइरुवेट का ब्रेकडाउन करने के बाद में वो साइट्रिक एसिड साइकिल चलाएगी। अगर साइटोप्लाज्म है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रही है, एंड साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा जो आपने खाना खाया था। अब उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद में पाइरुवेट बनाया जाएगा। पाइरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोए को फिर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। एसिटिल कोए को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाया जाएगा, फिर फर्दर वो TCA साइकिल चलेगी, ठीक है। तो हमें इतना डिटेल में जाना है बेटा, हमें खाली इतना ही ध्यान में रखना है कि क्या चल रहा है आफ्टर द ब्रीदिंग, हमें ये देख। इन द माइटोकॉन्ड्रिया जो फूड था उसको ब्रोकन डाउन किया है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन रिलीज किया गया एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ ATP। यस, यही हमें देखना था। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स आर गिवन। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बना एंड वाटर वेपर्स भी बने, अब उनको बाहर भी तो निकालना है ना। अब उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर निकालने के लिए सी, अब देखो जैसे ही हुआ है सेल, माइटोकॉन्ड्रिया से सेल तक पहुंचे, अब वो बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कुछ वाटर वेपर भी हमारे आते हैं जब हम लोग खांसते हैं या फिर सांस निकालते हैं, समटाइम वाटर वेपर्स, बट बहुत लेस अमाउंट में। सबसे ज्यादा अमाउंट में आएगा CO2, ठीक है। तो लिबरेट किया गया। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के एब्सेंस में, 2 फेज में उसको डिवाइड किया गया है। किसको? रेस्पिरेशन को। सी फर्स्ट टाइप इज
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड टाइप इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। दो टाइप्स में उसको बनाया गया है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, दूसरा अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। समझ में आया? अनएरोबिक मतलब एरो मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड अनएरो मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर में अनएरोबिक रेस्पिरेशन चलता है एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। नाउ कम टू द पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या चल रहा है देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो हमें लेना ही है भाई, जिसका हम ब्रेक डाउन करने वाले है कि नहीं। अब ग्लूकोज को यहां पे देखो, ग्लूकोज को थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के बाद में हमें मिला था पाइरुवेट और एनर्जी को वापस यूटिलाइज किया जाएगा फॉर फर्दर प्रोसीजर। देन उसको अब O2, जब O2 यहां पे आया, पाइरुवेट भी इधर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ एंड O2 बाहर से आएगा। O2 जैसे ही आया, सिट्रिक एसिड प्रोसीजर चल रही है यहां पे। अब वो जो पाइरुवेट था एसिडिल कोए के तौर पे उसको अंदर ले लिया गया, O2 आएगा एंड वो बनाएगा 6CO2, 6H2O एंड 38 ATP। बन गया है एनर्जी, है ना। तो यही होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे। एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या हो रहा है यहां पे, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने ये दो पॉइंट्स क्यों दिखाया आप लोगों को, क्योंकि ये प्रोसीजर, ओवरऑल प्रोसीजर चल रहा है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ में आया? ये कहां पे चलता है, ग्लूकोज से लेके पाइरुवेट बनने तक का प्रोसीजर चल रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है, जो कि एसिटिल कोए था, पाइरुवेट को ले लिया था। पाइरुवेट सिट्रिक एसिड साइकिल कहां पे चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की साइड, जो कि बना रही है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी के। ठीक है, तो ये होता है एक बायोकेमिकल प्रोसेस जहां पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जाएगा टू मेक एनर्जी। डू यू अंडरस्टैंड? एंड बच्चों एक बात ध्यान में रखने का कि हम लोग ग्लूकोज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आया? ग्लूकोज द मेन सोर्स। ध्यान में रखना, जो भी आप खाते हो, फ्रूट्स हो या फिर खाना खा रहे हो, उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे के द्वारा एंड देन जो पाइरुवेट मिला था उसका एसीटोल में, एसिटिल कोए में कन्वर्जन करके उसको टीसीए साइकिल की तरफ भेज दिया जाता है। देन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलेगी और फिर बाद में 38 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे, जो आप फिर भागने के लिए यूज करते हो, पढ़ने के लिए यूज करते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो सेम पाइरुवेट बनने तक का प्रोसीजर आपने देखा था, C6H12O6 द ग्लूकोज। अब ग्लूकोज था, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया पाइरुवेट को थ्रू ग्लाइकोलाइसिस, है ना, हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू उसको कन्वर्ट किया एंड अब वो पाइरुवेट जो बना था उसको लैक्टिक एसिड साइकिल के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसको कहां पे भेज दिया जाएगा, लैक्टिक एसिड साइकिल के लिए भेज दिया जाएगा। ये फर्स्ट होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ एनोरबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगा। ठीक है, एनर्जी बन रहा है। देन दूसरा इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बन ही रहा है ना अल्टीमेटली। बट एक बात ध्यान में रखना बच्चों, ड्यू टू इनकम्प्लीट एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, एक बात ध्यान में रखना, ड्यू टू इनकम्प्लीट एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट, एनर्जी मेड। बहुत कम अमाउंट में वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी ही बन रही है, बिकॉज ऑफ O2 ही नहीं है ना वहां पे, O2 के एब्सेंस में ही बन रहा है। अगर O2 प्रेजेंट होता तो पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता, पूरी तरीके से वहां पे एनर्जी बनती, जैसे कि हमने 38 मॉलिक्यूल्स देखे, है ना। बट यहाँ पे O2 है ही नहीं, तो पार्शियल डाइजेशन होने वाला है। ठीक है, ये बहुत डिटेल में है, हमें इतना ही ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू योर NCERT। और ये कहां पे चल रहा है, ये चल रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पे चल रहा है, साइटोप्लाज्म। ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक में। बेसिक आपका अगर यहीं पे कंप्लीट रहेगा तो आप 11th 12th नीट के टाइम पे आपको ये सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सी चीज साइटोप्लाज्म में हो रही है और कौन सी चीज माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। ठीक है, सी नाउ
दिस इज ऑल्सो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथेनॉल फर्मेंटेशन। सी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था, पायरुवेट बनने तक एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा था, एंड बाद में अनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, समझ में आया, जो कि भेज दिया गया लैक्टिक एसिड को, है ना, पायरुवेट, जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट है ना, ऑक्सीजन एब्सेंट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एब्सेंट है। जनरली लैक्टिक एसिड, एक बात ध्यान में रखना, लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में भी फॉर्म होता है ना, लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में भी फॉर्म होता है, हमारी मसल सेल जो होती है, जो कभी कभी लैक्टिक एसिड रिलीज करती है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, जहां पे ग्लूकोज को कन्वर्ट किया गया पायरुवेट में थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, देन उसको भेजा है पायरुवेट को, जब ऑक्सीजन एब्सेंट है तब तो वो इथेनॉल CO2 एनर्जी रिलीज करेगी, लैक ऑफ O2 है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, तब वो लैक्टिक एसिड बनेगी, एनर्जी बनाएगी, है ना। आपने फर्मेंटेशन सुना है, फर्मेंटेशन मतलब कि ये एक अनएरोबिक प्रोसेस है जहां पे आपको इथेनॉल बना देंगे, जैसे कि वाइन इंडस्ट्रीज होती है, वाइन फैक्ट्रीज हो गई, शुगर कैन फैक्ट्रीज हो गई, जहां पे मोलासेस, बगासेस, ये सारी चीजों का रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है, शराब बनाई जाती है, शराब तो बनती ही है, बट बाय प्रोडक्ट के तौर पे वहां पे इथेनॉल बनता है, जो आप लैब में यूज कर सकते हो, है ना। तो वही सी नाउ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। नाउ ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है वो हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बींग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट नॉस्ट्रिल्स, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, है ना, नॉस्ट्रिल्स होते हैं, फेरिंग्स होता है, सी दिस इज द पार्ट ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रकिया, पहले क्या आया नॉस्ट्रिल्स, दूसरा फेरिंग्स, तीसरा लैरिंग्स, चौथा ट्रकिया, ठीक है। अब ट्रकिया मतलब क्या, ट्रकिया एक विंड पाइप होता है, हवा का पैसेज पाइप, जहां से हवा जाती है, विंड पाइप बोलते हैं ट्रकिया को, ध्यान में रखने का। ब्रॉन्ची, अब ब्रॉन्ची को ब्रोंकी भी बोलते हैं, है ना, कुछ शंट्स ऐसे बताते हैं, ब्रॉन्ची बोल सकते हो, ब्रोंकी बोल सकते हो, है ना। तो ये ब्रॉन्ची है बच्चों, ये ब्रॉन्ची है यहां तक, यानी ब्रॉन्ची यानी कि ब्रांचेस ऑफ विंड पाइप, जो ट्रकिया था उसके ब्रांचेस बना दिए गए, विंड पाइप के ब्रांचेस बन गए ना। अभी यही ब्रॉन्ची का फर्दर ब्रांचेस बनेंगे, और ज्यादा ब्रांचेस बनेंगे, जिन्हें कहेंगे हम लोग ब्रोंकियोल्स या फिर ब्रॉन्चियोल्स, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ब्रोंकियोल्स बन गए। सी यहां पे आपका नॉस्ट्रिल रहेगा। अब नॉस्ट्रिल के बारे में देखते हैं। नॉस्ट्रिल के अंदर जो आपका ओपनिंग है वहां पे फाइन हेयर्स होते हैं, ठीक है। ये एक एयर पैसेज है, यहां से एयर पासेस थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, अंदर से यहां से एयर एंट्री करती है, ठीक है। जैसे ही यहां से एंट्री करेगी, यहां पे ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको ब्लैक कलर के, दीज आर दी फाइन हेयर्स, ये क्या है बच्चों, दीज आर दी फाइन हेयर। अब ये फाइन हेयर जो है इनका क्या फंक्शन है, देखो पैसेज है, यहां पे फाइन हेयर्स है। अब ये फाइन हेयर्स जब एयर यहां से पास होगी तब ये क्या करेंगे, इट गेट्स फिल्टर बाय द फाइन हेयर। एयर जैसे ही पास होती है वहां पे जो हेयर्स मौजूद है उसको फिल्टर कर देंगे, जैसे कि एयरबॉर्न वेक्टर्स हो गए, कुछ बैक्टीरियाज, कुछ स्पोर्स हो गए, है ना, पोलन ग्रेन्स हो गए, एयर में कुछ भी हो सकता है, एरोजोल में, है ना। तो वो अगर अंदर जा रहा है तो उसको फिल्टर करने का काम किसका है, उसको फिल्टर करने का काम है हेयर्स को, समझ में आया, उसको फिल्टर करने का काम किसका रहेगा, हेयर्स का काम रहेगा। एंड इट बिकम्स मॉइस्ट एंड वार्म, यस, ये क्या करेगी, उसको मॉइस्ट कर देंगे, उसको वार्म करने का काम करेगी उस एयर को, ताकि वो अंदर इजी चली जाए फिल्टर हो करके। नाउ व्हाट इज इनसाइड वन मोर चीज इज दैट, यहां पे एक और चीज है, वो है सेल, ठीक है। एक सेल होती है सिक्रेटरी सेल, जो कि म्यूकस रिलीज कर रही है। सी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होती है, जिसका की फंक्शन होता है म्यूकस रिलीज करना। यस, आपको पता ही है वो म्यूकस रिलीज होता है जब आपको सर्दी खांसी हो रही है, तब म्यूकस रिलीज होता है, ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, यानी कि किसी ना किसी
बैक्टीरिया फंगस ने जकड़ लिया है नाक के अंदर, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, इसलिए वो म्यूकस वहीं पे किल करने की कोशिश करती है, ध्यान में रखने का। तो ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकस रिलीज करेगी एंड इट फंक्शनिंग टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स और एयरबोर्न वेक्टर्स आल्सो, ठीक है, एयरबोर्न वेक्टर्स को भी ये ट्रैप करने की कोशिश करती है। तो म्यूकस यहां पे रिलीज हो रही है, दीज आर दी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स हो गए। नाउ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूड्स नॉस्ट्रिल फर्स्ट, pharynx second, again we discuss third, larynx is also known as वॉइस बॉक्स, ना ध्यान में रखना, साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स ये दोनों नाम है उसके। अगेन देन ट्रैकिया, इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, मैंने बताया था आपको, ठीक है। देन ट्रैकिया हैज अ रिंग कार्टिलेज, यस यस, वन मोर थिंग इज दैट, बच्चों यहां पे एक ध्यान में रखने का, यहां पे कार्टिलेज है, ठीक है, यहां पे रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये छोटे छोटे रिंग दिख रहे हैं यहां पे, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ठीक है। अब इनका क्या फंक्शन है, सी यहां पे देखो, ये है आपका ट्रकिया और उसके बिल्कुल पीछे है आपका इसोफेगस, ठीक है, ये है इसोफेगस और ये है आपका ट्रकिया। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है, ये बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक, अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसा। तो यहां पे इमेजिन करिए, सपोज टू बी ये जो रिंग है ये आपको ऐसे राउंड करके है, ठीक है, बट इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ट्रकिया को ही पकड़ के रखना है, इसको बिना डैमेज, बिना टच किए इसोफेगस को, समझ में आया। ये रिंग जो है कार्टिलेज की रिंग, इसका फंक्शन क्या है, ये बिना टच किए इसोफेगस को टच भी नहीं होने देगी, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है भाई, हाँ यस, यहां से हवा जाने वाली है और यहां से जाएगा आपका फूड, समझ में आया, यहां से एयर जाएगी और यहां से फूड जाएगा, समझ में आया। एयर तो यहां से जा सकती है विदाउट मूवमेंट किए, बट फूड अंदर जाने के लिए पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, पता है आप लोगों को पेरिस्टालिक मूवमेंट। जब पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है तो वो मूवमेंट करने के लिए हमें जो इसोफेगस है वो फ्री छोड़ना पड़ेगा, इसोफेगस को फ्री छोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे इसोफेगस फ्री है बच्चों, बिकॉज रिंग ने सिर्फ और सिर्फ ट्रकिया को ही जकड़ के रखा है। अगर वो इसोफेगस को जकड़ दी तो इसोफेगस ऊपर नीचे होता नहीं होता ना, तो दैट इज द रीजन। इसलिए बच्चों एक बात ध्यान में रखना, नेचर ने सबको, सारे ऑर्गेनिजम्स को, छोटा हो या बड़ा हो, है ना, माइक्रो हो या मैक्रो हो, उसकी ऑर्गन सिस्टम से लेके उसकी सेल्यूलर लेवल तक बहुत सोच समझ के बनाया है। तो ये बात ध्यान में रखने का, समझ में आया ये चीज। नाउ नेक्स्ट, देन ट्रकिया के बाद में ब्रोंची, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। ब्रोंकी मतलब कि जो विंड पाइप था उसके ही ब्रांच है, 2-3 ब्रांचेस। देन ब्रोंकी, ब्रांचेस ऑफ द विंड पाइप। देन ब्रोंकियोल्स। नाउ अगेन ब्रोंकियोल्स आर द ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकी, ब्रोंकी के ब्रांचेस रहेंगे, समझ में आया। दिस इज द ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये वो ओल्ड स्ट्रक्चर था ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। नाउ एल्वियोलाई भी है बच्चों, यहाँ पे एल्वियोलाई, हम उसको झूम करके वापस देखते हैं। स्मॉल बलून लाइक सैक होता है। एल्वियोलाई मतलब क्या, इट इज अ स्मॉल बलून लाइक सैक, जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्या है वो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सी यहाँ पे वन मोर थिंग इज दैट डायफ्रागम। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्रागम, व्हेन योर डायफ्रागम इज कॉन्ट्रैक्ट, आपका जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है आप रिलैक्स फील करते हो, एयर रिलीज हो जाती है। व्हेन योर डायफ्रागम विल व्हेन योर डायफ्रागम इज रिलैक्स, आप एयर को रिलीज करते हो। व्हेन योर डायफ्रागम इज कॉन्ट्रैक्ट, आप एयर को इनहेल करते हो। इनहेल करना, एक्सहेल करना, इनहेल करना, एक्सहेल करना, समझ में आया। तो दिस इज योर डायफ्रागम। नाउ
द लंग्स लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। सी थोरेसिक कैविटी, अब मैं आपको थोड़ा बेसिक बताने वाला हूं। सी ये है कोई ह्यूमन बीइंग सपोज टू बी, अब ये ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर में आपको मैं थोरेसिक कैविटी, ये वाली आपकी थोरेसिक कैविटी रहेगी। सी दिस इज थोरेसिक कैविटी एंड दिस इज एब्डोमिनल कैविटी। सी ये बेसिक है बच्चों, ये आपका क्लियर होना चाहिए। एब्डोमिनल कैविटी एंड उसके थोड़ा सा नीचे, एब्डोमेन के नीचे, उसको हम बोलते हैं पेल्विक, जहां पे आपके जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक। तो थोरेसिक कैविटी ये वाली रहेगी, समझ में? दिस इज थोरेसिक कैविटी। नाउ हम जिसे चेस्ट बोलते हैं, सी ये आपका थोरेसिक रीजन रहेगा। यहाँ पे थोरेसिक रीजन में क्या है? थोरेसिक कैविटी में लंग्स, देयर आर दी लंग्स, जो हमने स्ट्रक्चर देख लिया है, तो लंग्स के बारे में वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन द ब्रीथ इन वी लिफ्ट अवर रीब्स एंड फ्लैटन अवर डायफ्रैगम, जब हम लोग ऊपर, तो हमारे रीब्स है ना ऊपर आती है और हमारा डायफ्रैगम फ्लैट हो जाता है ना? बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड, हम लोगों का एयर जो है वो सक हो जाता है ना, एंड द लंग्स फिल विथ एयर टू एक्सपांड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होती है वो एक्सपांड हो जाती है, एल्वियोलाई एक्सपांड हो गई मतलब कि एयर उसमें फुल हो गई, फिर उसके सराउंडिंग में जो कुछ भी ब्लड वेसल्स है वो वहां का O2 एब्जॉर्ब करेगी, CO2 को लिबरेट कर देगी, है कि नहीं? तो सी दिस, यहाँ पे कैसे हो रहा है स्ट्रक्चर, ये देखो क्या हो रहा है, मूवमेंट कैसे हो रहा है। यहाँ पे आपके डायफ्रैगम जो है वो पुश कर रहा है और जो आपका रीब्स है वो लिफ्ट हो रही है, ऊपर की तरफ आ रही है ना, फ्लैटन हो रहा है। जैसे ही फ्लैटन होता है आपके रीब्स जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। सी जब आप हवा ले रहे हो, जब आप छोड़ रहे हो, है ना, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, है ना। सी नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकी। अब ब्रोंकी के बारे में अगर बात करें बच्चों, तो ब्रोंकी जो होती है वो ट्रकिया का ही पार्ट है, जो कि ब्रांचेस है, ठीक है, ब्रांचेस के फॉर्म में, ब्रांचेस, और उसके बोलते हैं वाइड पाइप। नाउ ब्रोंकियोल्स जो कि हमने डिस्कस कर ही लिया है पहले, एल्वियोलाई, नाउ हम लोग एल्वियोलाई देखेंगे, बलून लाइक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। एल्वियोलाई को देखते हैं। थीन वॉल ऑफ एल्वियोलाई आर क्लोजली सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। सी ब्लड कैपिलरीज, यहां पे देखो, ये जो ब्लड कैपिलरीज आप देख रहे हो ना, दे आर सराउंडेड बाय ईच एंड एवरी एल्वियोलाई। सरफेस एरिया पूरा कवर करके रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन हो, ज्यादा से ज्यादा O2 इनटेक कर पाए और CO2 लिबरेट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे थीन ब्लड वेसल्स होती है, कैपिलरीज मतलब कि थीन ब्लड वेसल्स, यहाँ पे बहुत थीन ब्लड वेसल्स होती है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, सी नाउ ड्यूरिंग द ब्रीदिंग ऑक्सीजन गेट एंटर टू द लंग, ठीक है। सी ऑक्सीजन गया अंदर, जैसे ऑक्सीजन अंदर गया, ब्रोंकिस से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई के ऊपर जो पूरा नेटवर्क था, स्पाइडर का कैसे नेटवर्क होता है वैसे ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के माध्यम से वो ब्लड वेसल्स में मिल गया, यानी कि आरबीसी ने उसको उठा लिया, अब आरबीसी आगे उसको लेके जाएगी। सी द एल्वियोलाई सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज विच कंटेन ब्लड, ऑब्वियसली यार ब्लड ही तो होगा, पानी थोड़ी ना होगा, तो ब्लड ही तो है। अब वो ब्लड क्या करेगा, ब्लड में मौजूद आरबीसी उसको उठा के लेके जा रही है, ठीक है। सी ये देखो छोटा नेटवर्क दिख रहा है, यहाँ पे बहुत माइक्रो लेवल पे यहाँ पे नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। ईच एल्वियोलाई इज कवर्ड विद दिस नेटवर्क एंड नाउ सी हियर, यहाँ पे क्या होगा, ये एल्वियोलाई का पोर्शन है बच्चों, ये ध्यान में रखना, दिस इज एल्वियोलाई, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्वियोलाई, हाउ एल्वियोलाई फंक्शंस एंड हाउ O2 इज डिफ्यूज इनटू द ब्लड वेसल्स। सी यहाँ पे ब्लड के वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स भी है ना, ये क्या है, यहाँ पे ये है ब्लड वेसल्स, ये पूरी की पूरी ये ब्लड वेसल्स ही तो है भाई। अब ये ब्लड जो है, ये ब्लड वेसल जो है, अब ये ब्लड वेसल को अब हम लोग, सी ये ब्लड वेसल है, अब यहां से डिफ्यूज करना है। अब ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया जहां पे उसने टच किया हुआ है, ब्लड वेसल ने एल्वियोलाई को टच किया है।
अब O2 कैसे आता है, देखो ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर O2 आएगा, जैसे हमने ब्रीथ किया। हाँ, आरबीसी देखो कैसे जा रही है, आरबीसी, ये आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी ऑटो रिक्शा का काम करती है। अब आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी O2 को उठाती है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन वो बिठाती है अपने साथ में और लेके जाती है, ठीक है, हाईवे के द्वारा। हाईवे मतलब क्या, ब्लड वेसल्स हाईवे है, और हाईवे पे कौन चल रही है, ऑटो। ऑटो कौन है, आरबीसी। अब आरबीसी क्या करेगी, आरबीसी आरबीसी O2 को लेके जाएगी। सी O2 कहां पे है, O2 आएगा अभी। हाँ, वन मोर थिंग, आरबीसी के अंदर है ना, आरबीसी के अंदर बच्चों एक मॉलिक्यूल होता है दैट इज Hb, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन को अटैच होते हैं O2, ध्यान में रखना, और उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। आरबीसी के अंदर जो Hb होता है, जब उसको O2 मॉलिक्यूल बाइंड हो जाए, जब ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन भर लेता है, तब वो ऑटो रिक्शा कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ऑटो रिक्शा। समझ में आया, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। नाउ सी O2 जैसे ही गया, डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा वो अंदर चला गया ब्लड वेसल्स में। अब जैसे ही अंदर चला गया O2, Hb ने ले लिया। अब वो क्या करेगी, उसको ब्लड वेसल के द्वारा ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचा देगी, एंड ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी पहुंचा देगी। तो ये दैट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी एंड Hb। डू यू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। नाउ सी, हीमोग्लोबिन मैंने जस्ट बता दिया है आपको, जो कि एक्सचेंज करता है गैसेस को, हाउ O2 इनटेक एंड हाउ CO2 लिबरेट, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही है जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। एमसीक्यूज में ध्यान में रखना, बेसिक यहां पे कंप्लीट रहेगा आपका, तो आप नीट एग्जाम दे पाओगे। डॉक्टर बनने का जो सपना देख रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपका हीमोग्लोबिन रहेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल जब चलती है, एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट। द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर। यस, हमारे लंग्स के अंदर रेसिडुअल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होता है। जब हम सांस ले लेते हैं, थोड़ी देर बाद सांस रिलीज करेंगे, तब तक O2 बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो रहा है, तो उतना टाइम हमें ऑक्सीजन डिफ्यूज करने के लिए मिल जाता है। तो एब्सॉर्ब एंड फॉर कार्बन dioxide to be released, and carbon dioxide also released during that time. Okay, so do you understand this concept? Now we are going to discuss about the exchange of gases in plant. Yes, एनिमल्स का तो भाई खत्म हो गया कि एनिमल्स कैसे करते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट्स। प्लांट्स में भी कैसे होता है रेस्पिरेशन, क्या करते हैं प्लांट्स रेस्पिरेशन करने के लिए, कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट वहां पे मौजूद है, और कौन सा ऑर्गन वहां पे एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कर रहा है, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दे डू नॉट हैव। यस, उनके पास में कोई भी ऑर्गन नहीं। हमारे पास में कौन सा ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है हमारे पास, मैंने बताया था, भूल गए? नहीं भूले तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा रहेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो एनिमल्स में था, दैट इज योर एल्वियोलाई। नाउ यहां पे ना लंग है और ना ही एल्वियोलाई रहेगी प्लांट्स में, ठीक है, ना लंग्स है ना एल्वियोलाई रहेगी। तो प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे आर स्टेशनरी, उनके पास में ना लंग्स है एंड दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दे फिक्स एट वन प्लेस। उनको मूवमेंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, हमें मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हमें जरूरत होता है। तो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस, उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, मूवमेंट करने हैं, उनको स्विमिंग करना है, उनको भागना है, पैर पे चढ़ना है, गाड़ी चलाना है, कुछ काम करना है, पढ़ाई करना है, उनके पास कोई काम नहीं है ना, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी, वेरी लेस। उनको एक ही जगह पे रहना है, आराम से फोटोसिंथेसिस करो, खाना बनाओ, एक ही जगह पे रहो, ठीक है।
तो द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज स्लोअर, वहां पे प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैसे रहेगा बच्चों, बहुत स्लो रहेगा। प्लांट्स को बनाया गया है एनिमल्स के लिए, ये ध्यान में रखने का। इसलिए मैंने पहले बताया नेचर ने सारे ऑर्गेनिजम्स को बहुत सोच समझ के बनाया है। सारे ऑर्गेनिजम्स इवन देयर ऑर्गेन्स, है ना, सारी चीजें सिस्टमेटिकली अरेंज की गई है। क्यों अरेंज की गई है, इंटरकनेक्टेड क्यों है, बिकॉज यही रीजन है नेचर के बारे में। नेचर बहुत अलग है, तो नेचर ने सबके लिए सबको एक अलग तरीके से बनाया है, सबको बहुत ही स्पेसिफिक ढंग से बनाया गया है। तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों कि नेचर ने सोच समझ के सबको बनाया हुआ है, ठीक है। तो प्लांट्स को भी ऐसे ही है। तो देयर इज अ वेरी लिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यस, वहां पे बहुत कम अमाउंट में गैसेस एक्सचेंज होगा। गैसेस आर एक्सचेंज्ड बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यस, डिफ्यूजन वहीं पे भी है, वहां पे भी हो रहा है डिफ्यूजन। एनिमल्स में भी हो रहा था, प्लांट्स में भी हो रहा था, है ना। तो डिफ्यूजन सबके लिए एक कॉमन प्रोसेस, मैंने पहले ही बताया था, प्लांट्स के लिए इवन एनिमल्स के लिए। नाउ डिफ्यूजन क्या होता है ये तो मैंने बता ही दिया था, है ना, बताने की जरूरत नहीं है वापस। नाउ ड्यूरिंग डे टाइम, अब डे टाइम प्लांट का रेस्पिरेशन जो है वो डिवाइड किया गया है टू फेजेस में। एक होता है डे टाइम एंड दूसरा होता है नाइट टाइम में। तो डे टाइम में क्या हो रहा है, सी, डे टाइम में जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस होता है, ये सबको पता ही है ना। तो वहां पे क्या होता है, सी, ड्यू टू ओपन स्टोमेटा रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस साइमल्टेनियस, यस। डे टाइम में क्या आता है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पायरेशन दोनों भी साथ में चल रही है, दोनों प्रोसेस साथ में चल रही है। यहाँ पे साइमल्टेनियस बोला है ना यहाँ पे, तो साइमल्टेनियस का मतलब यही है कि अल्टरनेट एक दूसरे को वो चला रही है ना। कुछ देर फोटोसिंथेसिस चलेगी, थोड़ी देर रेस्पिरेशन चलेगा, रेस्पिरेशन के बाद में फोटोसिंथेसिस वापस, देन रेस्पिरेशन, ऐसा वो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होगा, CO2 जो है वो रिलीज किया जाएगा एंड उस O2 को भेज दिया जाएगा फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, उसको रेस्पिरेशन के लिए भेज दिया जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। अब रेस्पिरेशन हो रहा है सेल के अंदर, अब वहां से CO2 बनेगा, है ना, अब CO2 बनेगा, अब वो CO2 वापस भेज दिया जाएगा फॉर मेकिंग फोटोसिंथेसिस, फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब वो क्या करेगा, CO2 को लेगा और खाना बनाएगा। जो हम आप लोग खाते हो ना सब्जियों में, सब्जी वही तो करती है, सब्जी में वही खाना होता है, फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, वही चलता है, समझ में आया। तो प्लांट्स को भी इसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, डे और नाइट के बेसिस पे। C4 प्लांट, C3 प्लांट, बहुत डिटेल वाली बात है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या होता है बच्चों, यहां पे देखो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं हो रही है, सनलाइट ही नहीं है ना भाई। सनलाइट मतलब कि ऑक्सीजन, सॉरी, सनलाइट के प्रेजेंस में ही तो फोटोसिंथेसिस होगी ना। तो यहाँ पे नो फोटोसिंथेसिस, नो ऑक्सीजन रिलीज। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में CO2 रिलीज होता है रात के टाइम पे। इसलिए लोग बोलते हैं ना, रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, अपना तो सोना चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। क्यों, क्या रीजन है भाई उसका, यही तो रीजन है कि CO2 ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है और पॉइजनिंग हो सकती है। CO2 क्या है, पॉइजनिंग थ्रेट करता है ना हमारी बॉडी में, पॉइजन कॉज करेगा ना। एक्चुअल में वो पॉइजन जैसे ही काम करता है, अगर ज्यादा अमाउंट में बल्क के फॉर्म में अगर आपकी बॉडी में चला गया तो वो आपके एल्वियोलाई को डैमेज कर सकता है, ब्रोंकिस को, आपके सेल्यूलर लेवल का रेस्पिरेशन डैमेज कर सकता है। इसलिए बोलते हैं कि रात के समय पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए, पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, फिर पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो ये था प्लांट के रेस्पिरेशन के बारे में। सी, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होता है ना। सी, फोटोसिंथेसिस नो, O2 रिलीज नो, देन क्या हो रहा है, CO2 ज्यादा बन रहा है और CO2 कंटिन्यूस बनने की वजह से वो रिलीज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एक बात ध्यान में रखने का बच्चों, CO2 सबसे ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स लिबरेट करते हैं इन द नाइट टाइम
डे टाइम में सबसे ज्यादा वो O2 रिलीज करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन? इट इज ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस। अनएरोबिक की बात करें तो इट इज ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। It release large amount of energy, it release less amount of energy, that I already told you. Each molecule of glucose release 38 molecules. Yes, large amount में बोला ना, यहाँ पे कितने बन रहे हैं? Very less, यानी कि two molecules बन सकते हैं, 2 or 3 something. It's initiate from cytoplasm and end in mitochondria. Yes, ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म में और टीसीए साइकिल के द्वारा यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में वो एनर्जी बनाने का प्रोसेस खत्म हो जाता है इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जांपल है ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, बिकॉज बैक्टीरिया डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? तो एग्जाम्पल है ईस्ट, अनेरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस, है ना, दैट इज द एग्जाम्पल। एंड दिस इज ओवरऑल अबाउट योर टॉपिक रेस्पिरेशन। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू आंसर। ठीक है, तो एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में भी हमने देख लिया। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल महातो सर एंड लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।